हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जय सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में प्रस्तावना की मुख्य बातों को हमें समझना है तथा उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। फ्रेंड, कॉन्सेप्ट अपनी इतनी बड़ी वैल्यू रखती है कि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है तो वो एक आइडियोलॉजी विकसित कर देती है आपके अंदर। जो क्वेश्चन आप 100% नहीं जानते थे वो कम से कम 25% सॉल्व करने की स्थिति में होते हैं। किसी भी टॉपिक को समझने का सबसे बेहद तरीका है उसके कॉन्सेप्ट को आप सबसे पहले समझें। चलिए बातों को ना बढ़ाते हुए अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि हमारे प्रस्तावना में जिन मूलभूत कारकों के बारे में चर्चा किया गया है उसमें 3 मूलभूत कारक हैं। पहला जो कारक है वो सत्ता का स्रोत है, दूसरा जो कारक है वो सत्ता का स्वरूप है, तीसरा जो कारक है उसको कहा जाता है सत्ता का उद्देश्य। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट्स है, यूँ कहा जाए एक की पॉइंट्स है, उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट ये है जिसको हम सत्ता कहते हैं। आपको थोड़ा सा समझना है संक्षिप्त में कि सत्ता किसे कहा गया है। यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ पर सत्ता का मतलब ये हुआ कि चुनाव के प्रक्रिया के माध्यम से चुना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो सत्ता का गठन करता हो, फलस्वरूप शासन संचालन का कार्य करता हो, उसी को सत्ताधारी दल या सत्ताधारी का सबसे बड़ा लीडर माना गया है। ठीक, क्योंकि ये सारी स्थितियां जनता के माध्यम से होती है, इसी वजह से हम जनता को लोक प्रभुता पे आधारित मानते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जनता सर्वोच्च है, सर्वोच्च शक्तिशाली है, सर्वोच्च स्थितियों को प्राप्त करने तथा उसको अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम रूसो है। दरअसल रूसो स्विट्जरलैंड जेनेवा के रहने वाले एक निवासी थे। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे स्थितियों को फेस किया। उसी में एक स्थिति इनके लाइफ में जुड़ी फ्रांसीसी क्रांति से। ये कुल मिला के एक लोकतांत्रिक चिंतन थे, ठीक है, और इन्होंने फ्रांस की क्रांति के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को जाना, समझा कि क्या क्या वजह होता है कोई क्रांति होने का, क्या क्या कारण होते हैं किसी क्रांति को संपन्न होने में और ख़त्म होने में, ठीक है। इस तरह से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को समझा जिसमें समाजवाद, व्यक्तिवाद, निरंकुशवाद, उसके अलावा लोकतंत्र पे आधारित बहुत सारे मूल्यों को इन्होंने समझा। चूँकि ये लोकतांत्रिक चिंतन थे, इसीलिए इन्होंने भारतीय संविधान के अंतर्गत जो सत्ता का स्रोत बताया वो जनता बताया और जनता को लोक प्रभुता पे आधारित बताया। फ्रेंड, इनका एक बहुत प्यारा मत है जिसको कहा जाता है वॉक्स पीपुल वॉक्स गॉड। अर्थात ये तो फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है वॉइस ऑफ पीपुल वॉइस ऑफ गॉड। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर की वाणी जो है वही जनता की वाणी है, मतलब जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर समझना है हमको, ठीक है, कि कुल मिला के इन्होंने कहा ऐसा, इन्होंने ऐसा इस वजह से कहा क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर ही शासन संचालन का कार्य किया जाता है। हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च माना गया है। संविधान के अंतर्गत जो भी नियम है, प्रावधान है, कानून है, उसी के माध्यम से शासन संचालन का कार्य संपन्न होता है और उसी के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार और बहुत सारे एस्टवल दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, ठीक है, जिनका नाम पीशे वेयर है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहते हैं अभी तक जो हमने चर्चा किया आप लोगों से। एक्चुअल में अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो न सिर्फ रूसो के बात को अगर ध्यान दिया जाए तो एक बार अगर हम अपने संविधान के उस प्रस्तावना को भी एक बार अगर अध्ययन ठीक से करें तो एक चीज़ हम लोगों को साफ तौर पर जाहिर होती है कि हमारे यहाँ भी जो सत्ता का स्रोत है वो प्रस्तावना के हिसाब से जनता को ही दिया गया है। यहाँ पर 3 बातें आपको समझ में आती है, ठीक है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्थित करना, ठीक है। उससे पहले जो हमारे प्रस्तावना का टाइटल होता है, ठीक है, हम भारत के लोग। अब इस टाइटल को थोड़ा सा सोचिए कि हम भारत के लोग मतलब संपूर्ण भारतवर्ष के नागरिक, ठीक है, और यहाँ पर बात होती है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्थित, ठीक। अब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्थित का क्या मतलब हुआ कि जिस संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का निर्माण हुआ,
या उसके फलस्वरूप संविधान का जब निर्माण हो गया, उसके बाद जब उसको लागू कर दिया गया, ठीक है, अर्थात जब उसको अंगीकृत किया गया, ठीक है। अंगीकृत का मतलब क्या हुआ? उसको स्वीकार कर लिया गया, मतलब जो संविधान के अंतर्गत जो भी नियम, कानून, विधि जो कुछ भी थे, ठीक है, उन सारी चीजों को हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद में आता है बात अधिनियमित करना, ठीक है, मतलब उसको हमने अपने आप पर लागू भी कर लिया, मतलब जो भी कानून थे उसको अपने जीवन पे भी हमने लागू कर लिया, ठीक है। उसके बाद में आती है आत्मर्पित करना। उन सारी चीजों को करने के पश्चात में हमने अपने राष्ट्र को सौंप दिया, ठीक है, कॉन्सेक्रेटेड, ठीक है। तो कुल मिला के फ्रेंड्स यही बात है, ठीक है। ना सिर्फ रूसो स्पष्ट करते हैं बल्कि हमारे संविधान का प्रस्तावना भी स्पष्ट करता है कि हमारे यहाँ जो भी शासन की इकाई है वो जनता में निहित है। फ्रेंड्स अब एक बात और करते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आता है केसी वियर, ठीक है। ये ब्रिटेन राष्ट्रमंडल के संविधान विशेषज्ञ, ठीक है। इनका हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट में परिचय देते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत सारे राष्ट्रों के मतलब संविधान को पढ़ा, अध्ययन किया, उसके फलस्वरूप उसमें क्या उद्देश्य है, क्या कमियां हैं, क्या आदर्श है, उन सारी चीज़ों का जांच पड़ताल किया और वो अपना अलग अलग रूप में अपना व्यू देते गए अलग अलग राष्ट्रों को, ठीक है। इन्होंने भारत के संविधान को जब पढ़ा तो इन्होंने कहा कि भारत का संविधान जो है वो भारत के संविधान के लिए जो लोक प्रभुता की बात की गई है वो एक भ्रम है। अच्छा, इन्होंने जो बात कहा, ठीक है, ये वैसे तो कह नहीं दिया, संविधान विशेषज्ञ थे, ठीक है, संविधानविद थे, ठीक है, तो ऐसा आदमी, ठीक है, अगर कहा होगा तो उसका कोई ना कोई वैज्ञानिक तार्किक वजह होगा। बिल्कुल तार्किक वजह था इनके पास में। इनका कहना था, अर्थात इनका तर्क जो था वो ये था कि पहले जब संविधान सभा की गठन हुई, ठीक है, तो वो अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, ठीक है, और जो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ उसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया गया जो ऑलरेडी संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये हुई, इनका कहना था कि ऐसा जो प्रक्रिया था वो गलत था। इस प्रक्रिया के तहत में सिर्फ दो ही लोगों को वरीयता दी गई, ठीक है। वो दोनों कौन थे? जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे थे, उन लोगों को वरीयता दिया गया, ठीक है। और दूसरा बात कहा गया कि जो संपत्ति के क्षेत्र में बहुत आगे थे उनको वरीयता दिया गया, उनको ही संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, ठीक, या संविधान सभा का कुल मिला के सदस्य चुना गया, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे तो उनकी बातें भी सच प्रतीत होती है, लेकिन कुल मिला के आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने आंसर्स को बहुत ही मिडिल बेस्टवल पे रखना है, ठीक है, बहुत सहज और बहुत सरल तरीके से अपनी भावनाओं को और अपने कॉन्सेप्ट को बताना है, ठीक है। दरअसल इनका भी कहना एक हिसाब से अगर सोचा जाए तो ठीक है। हमारे देश में देखिए, ठीक है, चाहे बात कर लिया जाए राष्ट्रपति साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, ठीक है, और बहुत सारे लोग, ठीक है। आपको पता है ये सब देश के ऐसे व्यक्ति थे जो शिक्षा और संपत्ति दोनों क्षेत्रों में लगभग बहुत आगे थे, ठीक है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है फ्रेंड कि ये जो बताए इनका जो मत था वो बहुत तार्किक था। अब आपको ये बताना है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र को वरीयता दिया गया है और जिस देश में लोकतंत्र को वरीयता दिया जाता है वो मूल रूप से लोक प्रभुता पे ही आधारित होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी बता देना है, ठीक है, कि जो मतलब बीयर साहब थे, ठीक है, इनकी जो मत थी वो गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो भी कंडीशंस रखे गए थे, ठीक है, वो जो पहला आम चुनाव हुआ, ठीक है, वो 1952 में हुआ, ठीक है, और ये भले ही अप्रत्यक्ष रूप से हुआ लेकिन मैक्सिमम उन लोगों को चुना गया, ठीक है, जो संविधान सभा के सदस्य रह चुके। क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया जो थी वो आरंभिक दौर में थी, ठीक है, तो वैसे स्थिति में वो सारी चीज़ों को कर पाना असंभव था। इसलिए हमारे यहाँ जिस देश में लोकतंत्र को अपनाया गया है वहाँ पर लोक प्रभुता अपने चरम स्थिति को प्राप्त करती है। और लोक प्रभुता का मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे यहाँ राष्ट्र में लोक प्रभुता को वरीयता नहीं दिया गया। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, उसको आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि क्या भारत में लोक प्रभुता अप्रासंगिक होता जा रहा है?
इसका टिप्पणी कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।